जय हिंद दोस्तों, नॉलेज वर्ड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं जीएस विज्ञान के ऐसे प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जो विज्ञान के प्रश्न ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज उन्हें लेकर आए हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन्हें सभी को करवाएंगे। तो जीव विज्ञान के जो पितामह कहलाते हैं वो अरस्तु कहलाते हैं। और जीव विज्ञान की बात करेंगे, समस्त जीवधारियों का अध्ययन करने वाले तथा जीव जंतु सभी की बात करेंगे जो वहां से प्रश्न इंपोर्टेंट बनते हैं जीव विज्ञान से। तो देरी नहीं करते हुए आज की क्लास को चालू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं। देखिए, जंतु विज्ञान में जीवित और मृत प्राणियों का अध्ययन होता है, इसके पिता हैं अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों का अध्ययन होता है और इसके जो पिता कहलाते हैं थियोफोरेटिस्ट ग्रीक निवासी कहलाते हैं। और जैव विज्ञान संबंधी प्रमुख सिद्धांत जो आ जाते हैं परीक्षा में, तो जनक है चार्ल्स डार्विन ब्रिटिश जैव। तो ये थे विकासविद और वैज्ञानिक। और सिद्धांत था इनका प्राकृतिक वर्णवाद। पुस्तक थी इनकी प्राकृतिक चुनाव द्वारा जाति की उत्पत्ति, वर्ष 1858। दूसरे जनक हैं फ्रांसीसी वैज्ञानिक जेन बैप्टिस्ट डी लैंडमार्क। और इनका सिद्धांत था उपार्जित लक्ष्यों की वंशागति का सिद्धांत। और पुस्तक थी फिलोसफी जियोलॉजिक, वर्ष 1809 में। जिराफ की गर्दन का लंबा होना। बात कर लेते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं। देखिए, हेप्टोलॉजी, इसके अंदर आएगा उभयचर सिर्फ सर्पों का अध्ययन। जियोलॉजी के अंदर आएगा जंतुओं का अध्ययन। बोटनी के अंदर आएगा पादपों का अध्ययन। पोर्टोलॉजी के अंतर्गत आएगा मृदा का अध्ययन। और जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत आएगा मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन। और एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है अस्थियों का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी से मतलब ये डॉक्टर भी अगर एस्ट्रोलॉजी का होगा तो अस्थियों का अध्ययन करेगा। और डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत आएगा त्वचा का अध्ययन। और ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत आएगा पोषण विधियों का अध्ययन। जीवधारियों के प्रमुख लक्षण। देखिए, जो प्रश्न इंपोर्टेंट होंगे उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, पृथ्वी का अनुमान जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है 46 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में सिद्धांत भी हैं, अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो सबने अब ये अंदाजा ही लगा रखा है, किसी को कुछ नहीं पता। प्राचीन आदिम पृथ्वी की वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस निगलने तथा अनुपस्थित मेथेन CH4 अमोनिया NH3 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि गैसें उपस्थित हैं। देखिए, आप प्रश्न जहां से परीक्षा के बनते हैं वहां से बात कर लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से आते हैं प्रश्न और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये वो प्रश्न है, प्रमुख शब्दावली से लेंगे। कौन सी फसल या किसी भी चीज को पालन से, कौन से पालन को क्या कहते हैं। जैसे दूध क्रांति को श्वेत क्रांति कहते हैं, पहली क्रांति को जैसे सरसों से कहते हैं। तो ऐसी ये है। एवी कल्चर में क्या होता है। देखिए, एवी कल्चर में जो होगा वो मधुमक्खी पालन होगा। और एक्वा कल्चर में जो होगा जलीय जीव जंतु एवं वनस्पति का संवर्धन होगा। पीसी कल्चर किसे कहते हैं। देखिए, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन यानी मछलियों को पालन के ऊपर है। मछली जो पाले जाती है उसे मत्स्य पीसी कल्चर के अंतर्गत आएंगी। सेरिकल्चर जो होता है, सेरिकल्चर में रेशम पालन होता है। जो रेशम का कीट होता है वो शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है
और उससे जो एक रेशम प्राप्त की जाती है तो वो होता है सेरिकल्चर। देखिए यहां से प्रश्न बन जाता है परीक्षा में भी कि रेशम का जो कीड़ा पाया जाता है कौन से वृक्ष पे पाया जाता है, तो शहतूत के पेड़ पे पाया जाता है। और ये कई किलोमीटर से भी दूर से भी मादा जो होती है इसमें वो गंध के जरिए सूंघ लेते हैं एक दूसरे को। बाणों के इस जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुणों और पद्धति का अध्ययन होगा। और जी सेल्वीकल्चर के अंतर्गत जो आएगा वन संवर्धन का आएगा, जो वनों का वो होता पेड़ों का। और फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत जो आएगा फूलों की खेती या पुष्प की कृषि कार्य है। ये देखिए इसके अंदर जो होगा फूलों की खेती होगी या पुष्प का कार्य होगा। जब ब्याह शादी हो या मृत आदमी के ऊपर भी फूलों की जो डिमांड रहती है, माला वाला घेरे जाती है, मंत्री मंत्री सब जगह ही फूलों की ज्यादा डिमांड रहती है, तो वो होता है फ्लोरोकल्चर के अंतर्गत। ओलरीकल्चर जो होता है, ओलेरिकल्चर के अंतर्गत जो आएगा सब्जियों और कृषि का कार्य आएगा। हेर्टिकल्चर के अंदर आएगा फूलों, फलों, सब्जियों एवं मसालों की कृषि। और पोमोलॉजी के अंतर्गत आएगा फलों की कृषि। और विटीकल्चर के अंतर्गत आएगा अंगूर की खेती। और मोरिकल्चर के अंतर्गत आएगा शहतूत की खेती। और हाइड्रोपोनिक्स के और एरोपोनिक्स के एरोकल्चर के अंतर्गत आएगा वहीन पादप संवर्धन। ये वो प्रश्न है जो सीटेट वगैरह, यूपी टेट, कोई सी परीक्षा में चाहे एसएसजीडी हो, एमपीएस हो, किसी में भी पूछ लेते हैं। देखिए परीक्षा के आप जो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उनका निचोड़ लेंगे। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है कौन है? क्रोमैगन मानव। और आर्क्टोपैट्रिक्स क्या है? एक जोरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। मैमथ पूर्वज है हाथी का। और विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। और फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, जो कीटों के जो वैज्ञानिक होते हैं वो करते हैं अध्ययन को करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। और विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है उन्हें जनाकीकी कहेंगे, जनाकी। और बात कर लें विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं एथनोलॉजी। और जैविक जगत में होने वाले कार्य और गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी के जगत के उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स कहते हैं। और शब्द डेनिसोवन संदर्भ है एक आदिम जाति से। और डायनासोर थे मेसोजाइक श्रीसभ। और पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। और विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है डार्विन ने। मछलियों का युग है डेवोनियन कल्प का। और श्रीसभ का युग है मेसोजाइक मध्यजीवी महाकल्प का। उभयचर का युग है कार्बोनिफेरस कल्प का। ये वो है जो परीक्षा में पूछ लेते हैं, कोई सी भी परीक्षा हो तो जो हमारे इंपोर्टेंट या महत्वपूर्ण सवाल होंगे उन्हें लेकर चलेंगे। देखिए सीटेट में पूछ लेता है कवक किसे कहते हैं, तो देखिए कवक, शैवाल, लाइकेन, ये ऐसे सवाल सीटेट के भी आ जाते हैं, इनमें महत्वपूर्ण सवाल करवाएंगे। पादप जगत से ले लेंगे, जो सवाल ज्यादातर बनते हैं पादप जगत से। और कोई सवाल इतना महत्वपूर्ण हमें दिखाई नहीं दे रहा। पादप जगत की बात कर लेंगे। देखिए थैलेपोफाइटा क्या है? एक सरल शारीरिक संरचना, वास्तविक जल तनाव तरपत्ति का भाव,
सवनीय ऊतकों की अनुपस्थिति, शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, सर्वव्यापी शैवाल का अध्ययन, शैवाल विज्ञान। और उदाहरण साइप्रो 11 और ये इससे बाद में ब्रायोफाइटा क्या है, एक देखिए स्वर्णीय ऊतकों की अनुपस्थिति, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक प्रोफेसर आर कश्यप। उदाहरण मॉस, लेवरेट, माइक्रेशिया और टेरोडोफाइटा। स्वर्णीय ऊतक उपस्थिति, अन्य नाम है इसका वनस्पतिक सर्प। उदाहरण है फन, हॉस्टेल, मर्सलिया। और इसके बाद में आएगा जीनो स्पर्म क्या है, तो ये देखिए जिनमें नगन अर्थात नगन बीज है। स्पर्म बीज का पौधा है, भूवर्षीय एवं सदाबहार। उदाहरण फाइनेंस तथा साइकिस। पादप जगत में सबसे बड़ा बीजाइंट साइकस। पादों का भी अब ये इसमें से हमने बता दिए। अब इसमें से जो आ जाते हैं, देखिए श्री सब असोतापी शल्कयुक्त त्रिकक्षीय हृदय है। अववाद मगरमच्छ 4 कक्षीय हृदय है। कठोर कवच युक्त अंडे। उदाहरण कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि। सांप के दांत मैक्सेलरी दंत। सिर्फ ग्रंथि सेलुलरी ग्रंथि है। और ब्राहकण अनुपस्थिति, धमनी भूमिगत धमनी तरंगों को त्वचा द्वारा ग्रहण। यानी ये जो बाहर से आवाज को आपने सुनते हैं तो इनके कान तो होते नहीं, तो धमनी भूमिगत तरंगों द्वारा सुनते हैं। बात कर लेते हैं मत्स्य शल्क युक्त त्वचा, स्तनतापी, 2 कक्षीय हृदय, अंडज। और जी उदाहरण ट्यूमना, रोहो, अश्मीन, हिपोकैम्पस आदि। उभयचर की बात करेंगे, श्लेष ग्रंथि युक्त त्वचा होगी, त्रिकक्षीय हृदय होगा, 2 अलंदीय, 1 नीलीय, फेफड़े एवं वृक, जल स्थल, ये जल में भी स्थल में दोनों पर निवास करेंगे। और समतापी, उदाहरण मेंढक, तोड़ आदि। अब बात करेंगे समतापी की, स्तनपायी, 4 कक्षीय हृदय, दूध ग्रंथियां, शिशुओं को जन्म। उदाहरण चूहा, मनुष्य, चमगादड़ आदि। बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न। देखिए सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शतुरमुर्ग, सबसे छोटा पक्षी है हैमिंग बर्ड, जो परीक्षा में आ जाता है सीटेट में भी और परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो मिलेगा शतुरमुर्ग मिलेगा, और सबसे छोटा जो मिलेगा हैमिंग बर्ड पक्षी है, जो सबसे छोटा पक्षी होता है। और उड़ ना सकने वाला पक्षी जो उड़ नहीं सकता उसे कीवी और एम्यू। और सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है फेरेगेन, फाइलगेन। तो इसकी स्पीड को माने तो 350 किलोमीटर प्रति घंटा। पक्षियों का वाग यंत्र होता शब्दानी। सबसे प्राचीन पक्षी जो माना जाता है वो आइक्रोपैट्रिक्स माना जाता है, जो जुरेसिक युग का है। और 4 परीक्षा की दृष्टि से बात कर लेते हैं, मेन प्रश्न निकाल लेंगे, पूरा पार्ट को थ्योरी को नहीं लेंगे। 4 कक्षीय हृदय वाला शीर्षक है, देखिए मगरमच्छ। अंडा देने वाला स्तनपायी जीव है एक्टिना एवं प्लेटिव्स। भारत की विशालतम मर्ग प्रजाति है नीलगाय। और उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। और 6 टांगों वाला जीव कहलाता है कीट वर्ग में आएगा। देखिए बात कर लेते हैं टमाटर में क्या होता है। विभिन्न पौधों के फल भित्ति उपस्थिति वर्णी लवक की बात कर लेते हैं। टमाटर में लाइकोपेन, और गाजर में कैरोटीन, और सेब में एंथोसाइनिन, और चुकंदर में विटामिन। रूपांतरित तना
आलू स्तन कम हो जाएगा, हल्दी का अदरक का प्रकंद हो जाएगा। ये बूझ लेते हैं परीक्षा में सैरों के करके। अरबी बड़ा, अरबी बड़ा, जिमीकंद में धनकंद, और प्याज लहसुन में सलकंद। तर्क रूप हो जाएगा रूपांतरित जड़ों के, बूझ लेंगे तो तर्क रूप में मूली, शंख रूप में हो जाएगा गाजर, कुंडी रूप में हो जाएगा सलजम, और कंदिल में हो जाएगा सरकंद, ग्रेंथिल में हो जाएगा मटर चना, और जड़ विहीन वोलेफिया, लौंग में पुष्प कलिका होगी, और केसर में पुष्प वर्तिका होगी। ये परीक्षा में पूछ लेते हैं कई में। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु सोयाबीन में राइजोबियम जेपोनिकम, और तीन पत्तिया घास में होगा राइजोबेनियम ट्राइफोली, और ल्यूसन की घाट में होगा राइजोबेनियम मेलिलोथी, और जलीय फल में होगा एनाबीना एजोली, और मुनेरा मैक्रोफाइला में होगा नाइस्टोटिक मैस्कोरम। ये कौन से हैं? ये नाइट्रोजन में स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु हैं। बात कर लेंगे है से, देखिए मनुष्य में बाल, रोम और तीसरा नाखून, चौपाए जंतुओं में खुर, रोम, सिंह, नग, विभिन्न जीवों के ब्राह, कंकाल और उदाहरण के साथ पक्षियों में पंख, चोंच, कछुओं में ऊपरी कवच, और मछलियों में ऊपरी सल्क। तो मानव अंत कंकाल की उपस्थिति अनुपस्थिति की संख्या बात करेंगे। नवजात शिशुओं में 300 पूरी हड्डी, और वयस्कों में 206। हाथ की बात करेंगे तो हड्डियों की संख्या 60। वयस्क मानव शरीर की 206 अस्थियों का विवरण है। पैर की बात करेंगे तो 60 होंगे, खोपड़ी में 29, 28 प्लस 1 हाई ओराइड सहित। कपाल की बात करेंगे तो 8, चेहरे में 14 और कान में 6, रीढ़ की हड्डी वयस्क में 26 होंगी, और जो बच्चे होंगे उनमें 33, पसलियां होंगी 12, और जोड़ी 24। हाथ की उंगलियों में अस्थियों की संख्या अंगूठे में 2 और शेष 3। मनुष्य के शरीर में पाए जाने प्रमुख तत्व कौन से हैं, इनकी बात कर लेते हैं। देखिए मनुष्य के अंदर कैल्शियम 1.50%, अन्य तत्व मिलेंगे 1.3, फास्फोरस 1%, ऑक्सीजन 65%। अगर आदमी के अंदर ऑक्सीजन 65% है तो इससे सबसे ज्यादा जो जीवित आदमी, ऑक्सीजन की मात्रा लगातार रहनी चाहिए शरीर में। और नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 3.20%, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 9.5%, और कार्बन की बात करेंगे तो 18.5%। ये है मनुष्य में जो होने चाहिए। देखिए सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल है, उसकी बात कर लेंगे। पहले बात कर लेते हैं दांतों की। दूध के दांतों की संख्या 20, 2 बार उगने वाले दांत हैं। अब मेवे प्रश्नों की बात करेंगे। मानव हड्डी में पाए जाने वाले सर्वाधिक लवण कैल्शियम फास्फेट है। अस्थि एवं दंत निर्माण तथा मजबूती के हेतु आवश्यक है कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। और मानव होते हैं दो दंती, अर्थात दांत 2 बार निकलते हैं। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग है दंतवल्क, और मानव शरीर का अधिकतम जल लगभग 55 से 70%। अस्थि में पाए जाने वाला प्रोटीन ओसीन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान में होती है, परीक्षा में कई बार आता है। और सबसे जो बड़ी
बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? वो जांघ की होती है, फीमर। ये भी पूछ लेता परीक्षा में। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में, और मानव शरीर में लघुत्तम हड्डी कान में 6, और मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, और मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां वो जो होती हैं वो जबड़े में होती हैं। बात करेंगे, देखिए यहां से जो प्रश्न बनता है वो बनता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, तो यकृत हो जाएगा, जो लीवर है। और पूरी बात कर लेते हैं इसकी ग्राफ की। देखिए पित्ताशय में क्या होता है? पित्ताशय में जो होता है वसा का इम्लेसीकरण, पित्ताशय का भंडारण, इसके जो होता है पित्ताशय में होता है। अब यकृत की बात कर लेते हैं। पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेशन इसके अंतर्गत, और यूरिया का संश्लेषण इसके अंतर्गत। और अग्नाशय का क्या कार्य है? अग्नाशय रस का। और जी बात कर लेते हैं अमाशय। अमाशय का जो काम होता है वो पेशिन एंजाइम्स का होता है, जो और प्रोटीन का पाचन ये करने का होता है। छोटी आंत का क्या कार्य? कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण करना। और बड़ी आंत का काम होता है जल का अवशोषण करना। और गुदा का काम होता है मल त्याग करना। ग्रास नली का कार्य जो होता है भोजन को अमाशय तक ले जाना होता है। लार जो होती हैं टाइलिन एंजाइम, और लार्य एमालेज होती हैं। देखिए इसमें से जो दो प्रश्न पूछेगा, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत यानी लीवर, इसके बारे में परीक्षा में बार बार मिलेगा, और जी यही मिलता है। और एक प्रश्न मिल जाता बड़ी आंत का कार्य, तो जल का अवशोषण करना, ये ज्यादा मिल जाता। ये दो प्रश्न ज्यादा परीक्षा में आपने देखे होंगे। लाल पाचन में संयोग है स्टार्च। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग है छोटी आंत में। स्टार्च में ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम है एमालाइज, और जी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्वराष्ट्रित होता है अमाशय में। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है जाइमेज, और यूरिया की उत्पत्ति है यकृत में। और एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। मानव शरीर में पूछ जैसी संरचना है, वीर्य, दांत्र, और कार्बोहाइड्रेट अपघटनोपरांत अंतिम रूप में बनता है। अंतिम रूप में बनता है तो वो ग्लूकोज है। यकृत मांसपेशियों में जमा ऊर्जा को कहते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। पित्त का निर्माण होता है यकृत में। और अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 2 लीटर आंत रस स्वावित करता है, यानी स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 2 लीटर। यकृत की बात कर लेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। वयस्क मनुष्य में लगभग 1.5 किलोग्राम। प्रमुख कार्य है पित्त का उत्पादन करना, इसका रक्त में अमीनो अम्ल का विनिमय करना, यूरिया का संश्लेषण लगभग 500 किलोग्राम, ग्लाइकोलेजिनेसिस और हेपरिक और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का उत्पादन, शरीर का ताप बनाए रखना और रखने में सहायक है। कौन है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पित्ताशय में बनी पथरी का निर्माण कैल्शियम ऑक्सलेट से होता है। जो देखिए पित्ताशय में यानी पित्त में जो पथरी बन जाती है वो किसके निर्माण से बनती है? कैल्शियम के पक्के टुकड़े बन जाते हैं और आइसोलेट की सहायता से बनते हैं, जो पत्थर का रूप ले लेते हैं। पित्ताशय में बनी पथरी वसा के पाचन को प्रभावित करता है, लेकिन जब पथरी बन जाती है तो उससे परेशानी होती है, पाचन को प्रभावित करता है, पाचन क्रिया सही नहीं चलती। फिर इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है।
इंसुलिन हार्मोन की कमी से होगा। और इंसुलिन के खोजकर्ता बेंटिंग है। देखिए ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से 2-3 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बने हैं। एक तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लीवर यकृत हो गया, और दूसरा है इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता, मधुमेह। 2 हो गए। और ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जाइमेज होता है, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न बन गया है इससे। देखिए एक प्रश्न ये आएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। दूध को पचाने वाला एंजाइम का नाम है रेनिन, और लार में जल की मात्रा होती है लगभग 99.5%। पोषण हमें विटामिन की बात करेंगे, ज्यादातर परीक्षा में इसी चैप्टर में से पूछा जाता। पोषण हमें विटामिन, देखिए पूछ लेता विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो गया, बी से, सी से, डी से, के से, तो ज्यादातर इनमें से पूछ लेता है। आज इसकी बात करेंगे। तो पोषण की बात करेंगे, ये शरीर की वृद्धि और विकास के सहायक हैं। वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना। सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ मुख्य 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन से हैं? देखिए कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, जल है, खनिज है, विटामिन है, न्यूरिक अम्ल है। यानी पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। संरचना की दृष्टि से देखें तो कार्मिक श्रेणी, अकार्मिक श्रेणी में, कार्मिक श्रेणी में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, न्यूरिक अम्ल, और अकार्मिक श्रेणी में खनिज, जल। मात्रा की दृष्टि से देखें तो दीर्घ पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लघु पोषक माया, जल, खनिज, लवण, विटामिन, न्यूरिक अम्ल। कार्य की दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादन करता, वसा ऊर्जा उत्पादक, और प्रोटीन शरीर का निर्माण करने में, विटामिन उपचायी क्रियाओं के नियंत्रण नियमन, न्यूरिक अम्ल का काम है प्रोटीन संश्लेषण, और खनिज लवण का काम है उपचायी क्रियाओं का नियंत्रण और नियम, और जल का काम है उपचायी क्रियाएं। देखिए परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न बनते हैं, प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। 1 ग्राम वसा में 1 ग्राम वसा में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा कितनी है? लगभग 9.3 कैलोरी। और प्रोटीन व वसा की प्रचुरता है मूंगफली। 1 गिलास पानी से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा 0 कैलोरी। और 100 ग्राम केले में ऊर्जा कितनी होती है? 116 कैलोरी। और घाव भरने के लिए विटामिन कौन से चाहिए जो सहायक होते हैं घाव भरने में? वो है विटामिन ए, बी, सी एवं डी, ये सहायक हैं। देखिए घाव भरने के लिए विटामिन ए, बी, सी एवं डी में से कौन सा सहायक है? तो वो होगा विटामिन सी। सेब बड़ा स्रोत है पोटेशियम का, और आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित विटामिन है डी के और बी12। यानी आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा? डी के और बी12। देखिए B12 वो होता है, अगर बी जिसमें मान लिए विटामिन B12 की मात्रा कम हो गई तो उसका पेट कभी भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो होता है विटामिन B12 का कैप्सूल हो या गोली खानी पड़ेगी जब सही होगा। सब्जियां, मिर्च और कुमड़े, मटर एवं मूली में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, मिर्च में। और विटामिन जो खट्टे फले साइट्रस में पाया जाता है, तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है विटामिन सी। कच्चे एवं खट्टे ताजे फल, दूध, घी एवं दालों में विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, कच्चे एवं खट्टे ताजे फल में। और कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा कितनी है? लगभग 3500 से 4000 कैलोरी, किलो कैलोरी। और मानव शरीर में अम्लीयता और तथा क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखने वाला तत्व है फास्फोरस। और फास्फोरस किससे? ये मेन है फास्फोरस। बात कर लेंगे विटामिन की, और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की जो आते हैं बार बार परीक्षा में। तो इसकी जो खोज करी थी वो करी थी कैशमेयर फंक ने, पोलैंड निवासी थे, पोलैंड के। अन्य नाम है इनका वृद्धि तत्व, सहायक आहारक कमी, और कमी से होने वाले रोग को कहते हैं अपूर्णता रोग। और विटामिन सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था हॉपकिंस ने, कैशमेयर फंक ने। और विटामिन डी के और बी12 का संश्लेषण हमारे शरीर में होती है। और विटामिन हम पोषण की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले जल में घुलनशील विटामिन के आ जाते हैं परीक्षा में, कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन सी और विटामिन बी,
का समूह है और वसा में घुलनशील आ जाएंगे तो वो आएंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। कौन से होंगे? ये वसा में हो गए घुलनशील, और ये कौन से हो गए? जल में घुलनशील। दो विटामिन होंगे सी और बी, याद रखना, और बाकी जो होंगे वो होंगे वसा में ए, डी, ई, के। और प्रमुख विटामिन स्रोत की कमी से होने वाले रोगों की बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं विटामिन ए की बात करेंगे सबसे पहले। देखिए इसका अन्य नाम जो होगा वो रेटिनॉल होगा, और रोग जो होगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रितौंधी। ये आ जाएगा परीक्षा में रखा हुआ। और इसका जो कार्य है, इससे जो रितौंधी रोग होगा, जीरोफैथोलुमिया, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन। स्रोत है विटामिन ए का लेने का गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत, मछलियों का तेल। देखिए विटामिन बी विटामिन बी वन से कौन सा रोग होगा? तो विटामिन बी की कमी से हो जाएगा बेरी बेरी रोग, वृद्धि रुकना। इसमें जो स्रोत है अनाज, फल या सोयाबीन, दूध आदि खाएंगे तो वृद्धि दोबारा चालू हो जाएगी बढ़नी। और विटामिन बी टू की कमी से जो रोग होगा, इसका जो अन्य नाम की बात करेंगे राइबोफ्लेविन है, और रोग हो जाएगा कीलोसिस। स्रोत है इसका पनीर, अंडे, यष्ट, मांस, पत्तेदार सब्जियां आदि। अगर कोई ना खाता या अंडे पंडे तो वो पत्तेदार सब्जी हरी तो खा ही लेगा। विटामिन बी थ्री की बात करेंगे तो अन्य नाम है इसका नियासिन। और रोग की बात करेंगे पेलाग्रा, चमरदा। स्रोत है इसका यष्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि। अब बात करेंगे विटामिन बी फाइव। अन्य नाम है इसका पेंटोथेनिक अम्ल। रोग है चर्म रोग, सफेद बाल, इसकी कमी से होते हैं। देखिए विटामिन बी फाइव की कमी से, और इसका अन्य नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, और रोग हो जाते हैं इससे चर्म रोग, सफेद बाल। तो स्रोत है अंडे, दूध, मांस, मूंगफली, जो है प्रोटीन की चीजें खाने से इससे बीमारी से बचा जा सकता। विटामिन बी सिक्स, अन्य नाम है फाइरोडॉक्सिन। रोग है रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐठन। स्रोत है दूध, यष्ट, अनाज व मांस। विटामिन बी सेवन यानी अन्य नाम है इसका बायोटीन। इसका जो रोग होगा चर्म रोग, बालों का झड़ना। स्रोत है मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल आदि। और विटामिन बी नाइन, इसका अन्य नाम है फ्लोलिक अम्ल। रोग है रक्त क्षीणता, कुठित वृद्धि। स्रोत हरी सब्जियां, फलियां, यष्ट, मांस आदि। बी बारह की बात कर लेते हैं। अन्य नाम है राइनोकोलोमिन, और रोग है घातक रक्त क्षीणता, तांत्रिका क्षण में तंत्र में गड़बड़ी। स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु। बात कर लेंगे विटामिन सी। देखिए विटामिन सी को के कारण क्या रोग हो जाता है? ज्यादातर परीक्षा में जो पूछे आते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी, तो उनकी बात करेंगे। विटामिन सी, विटामिन बी का अन्य नाम होगा इसका कार्बिक अम्ल, और विटामिन बी की सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग। और स्रोत है आंवला, नींबू, वंश के फल, टमाटर, सब्जियां आदि। विटामिन डी यानी विटामिन डी क्या है? देखिए अन्य नाम है इसका कैल्सीफेरॉल, यानी रोग होगा सूखा रोग, रैकिटस। तो इसमें ऑस्टियोमेलेशिया रोग कहते हैं, सूखा रोग, रैकिटस कहते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा जाता है? रैकिटस रोग हो जाता है। और स्रोत है इसका मक्खन, मछली का तेल, अंडा, दूध, सूर्य के प्रकाश का संश्लेषण। और विटामिन ई, और नाम है इसका अन्य टोकोफेरॉल, और इसके जनक क्षमता की कमी है, जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियों की कमजोरी।
तो इसका जो स्रोत है तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। देखिए कई बार परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल यह है विटामिन के, यानी इसका अन्य नाम है फेलोक्विनोन, यानी रोग चोट लगने पर रक्त का धक्का न जमना, यानी चोट लग गई और खून उसका रुक नहीं रहा, जब तक क्या खून का धक्का नहीं जमने का इतना उसका खून निकलता ही रहेगा। तो इससे देखिए विटामिन के ये जो है चोट लगने पर रक्त का धक्का न जमना, खून निकलता रहता है। तो विटामिन के की कमी किससे, मतलब आंत में बैक्टीरिया, हरी सब्जी और अंडा, सोयाबीन स्रोत है। तो ये हो गए हमारे जितने विटामिन थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अब बात करेंगे अगले जो प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों की बात करेंगे। देखिए फ्रुक्टोस शहद व फलों में, सुक्रोज किस चीज में होता, गन्ने के रस में, लैक्टोस दूध में पाया जाता है, और माल्टोस अंकुरित अनाज में। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है। परीक्षा की दृष्टि से बात कर लेंगे अब जो महत्वपूर्ण सवाल है, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। तो देखिए पूछ लेगा किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, तो वह विटामिन ए को। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो देखिए विटामिन सी है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता, वह विटामिन सी। किस विटामिन की कमी होने पर घाव जल्दी नहीं बढ़ता, तो विटामिन सी है। धान की भूसी में कौन सा विटामिन होता, तो विटामिन B1 होता। बासमती चावल के लंबा होने का कारण क्या है, एमोलॉइज, एमोइलेज। बासमती चावल के मध्यम और छोटे होने का कारण है एलोपेक्टिन। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, वो विटामिन डी को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, वो विटामिन B12 में। और किस विटामिन की कमी होने पर स्वप्न याद नहीं रहते, वह विटामिन B6 में। और रक्त का धक्का बनने में सहायक विटामिन है विटामिन के। देखिए कैल्शियम खनिज और उनके कार्य की बात करेंगे। कैल्शियम स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मछली, साबुत अन्न और राग आदि में। कैल्शियम के कार्य क्या है, हड्डियों तथा दांतों को मजबूती, हृदय को संवर्धन में सहायक, पेशिया संकुचन। अब बात करेंगे कैल्शियम। पोटेशियम, पोटेशियम कैसे मिलेगा, केला, खजूर, बीज, ब्रोकली आदि से खाने से। और कार्य क्या, पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेगन का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट्य और संतुलन बनाए रखना। सोडियम, सोडियम की बात करेंगे तो ये साधारण नमक, मछली, अंडे आदि खाने से मिलेगा। कार्य पेशीय संकुचन, शरीर में ध्यान मात्र विद्युत अपघटन संतुलन और तंत्रिका अवयव का संचरण। लोहा, लोहे की बात करेंगे तो ये कलेजी, गुर्दा, सेब, पालक व हरी सब्जियां, राग, अंडे, पीला भाग आदि खाने से मिलेगा। और लोहे का कार्य है आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण, उत्पमा ऑक्सीजन का। अब बात कर लेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। फलियां अधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन। अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर और गेहूं में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, सोयाबीन में। देखिए बूझ लेता है परीक्षा की दृष्टि की सबसे ज्यादा जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, वो सोयाबीन में पाई जाती है, बूझ लेता कई बार। चावल, मूंगफली एवं सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है मूंगफली। और नारियल, मूंगफली, सोयाबीन एवं सूरजमुखी में से प्रोटीन व वसा दोनों प्रचुर मात्रा में है मूंगफली में। और बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं,
केरेटिन, देखिए बोई देता बाल में कौन सा प्रोटीन होता? केराटिन। मानव के बाल एवं नख में विद्यमान प्रोटीन है केराटिन। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। एक गिलास पानी पीने से कैलोरी मिलती है 0। स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एवं सेल्यूलोज में से भोजन का एक प्रमुख अंग है, वह कार्बोहाइड्रेट और लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। बात कर लेंगे फास्फोरस की। देखिए ये स्रोत है हमारा दूध, पनीर, कलेज, दही, हरी पत्तेदार सब्जियों से, और कार्य है हड्डी और दांतों को दृढ़ता प्रदान करना, शरीर में तरल पदार्थ के मध्य की संरचना संतुलन बनाए रखना। बात करेंगे आयोडीन की, तो देखिए आयोडीन एक स्रोत है। इसके आयोडीन की नमक, समुद्री खरपतवार, मछली आदि से होता है, और कार्य है थायराइड हार्मोन के संश्लेषण हेतु आवश्यक है। मैग्नीशियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम से हमारे शरीर को क्या फायदा मिलता है? देखिए मैग्नीशियम स्रोत है कद्दू के बीज, बादाम, पालक आदि, और कार्य है तंत्रिका में पेशीय तंत्रिका की क्रिया हेतु आवश्यक होता है। कैंसर से बचाव हेतु भी सहायक है। कौन सा? मैग्नीशियम। और तांबा, तांबा स्रोत है। देखिए क्या है तांबा हमारे शरीर में क्या सहायक होता है? मछली एवं अगरतम अनाज से। कार्य हीमोग्लोबिन संश्लेषण, अस्थि निर्माण और इलेक्ट्रॉन संवाहक। जस्ता की बात करेंगे, जस्ता जो स्रोत है मछली यकृत आदि, कार्य इंसुलिन से कार्य के हेतु आवश्यक है। और कोबाल्ट का जो स्रोत है वो मांस, मछली, जल आदि से, कार्य आरबीसी संश्लेषण यानी विटामिन बी 12 का संश्लेषण। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। दूध को दही बनाने वाले जीवाणु का नाम देखिए, बहरी बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, कोई सी परीक्षा होगी जिसमें ना आया हो और आता जाकर। दूध को दही बनाने वाला जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। और कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले तत्व हैं क्रमश 1.2, 1:2, 2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन की संयोजन इकाई है अमोनो अमल है, और सींग, बाल, नाखून, खुर व त्वचा में उपस्थित प्रोटीन का नाम है अल्फा कैरोटीन। और मस्तिष्क में एड्रीनिल व डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करने वाला प्रोटीन है टायरोसिन। और न्यूट्रोस्टिकल्स उत्पादक है पोषण के साथ औषधीय गुणों वाला खाद्य। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित है धमनियों को कठोर होना। देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या चीज होती है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है शरीर में एक चिकनाई के रूप में हो जाता है, जो अपनी मनुष्य के नसों में जो है बनना शुरू हो जाता है। बनने के कारण खून गाढ़ा होता है। खून गाढ़ा होने के बाद में जो हमारा जो दिल काम करता है पंप का, एक खून को नसों में फेंकने का, तो गाढ़ा होने से नस जो है पंप फेंक नहीं पाता, तो उससे जो हार्ट अटैक भी हो जाता है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होगी तो बीपी, शुगर भी हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल है तो जंतु उपस्थिति वश्य अल्कोहल। विटामिन ए मानव शरीर में संचित रहता है यकृत में। देखिए विटामिन ए का प्रियोतम प्राकृतिक स्रोत है आम। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है सूखे फल, बादाम, काजू। जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्र पोषक तत्व है पोटेशियम के, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग से होने वाला रोग है बेरी-बेरी। देखिए पॉलिश किए हुए चावल भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि पॉलिश हुए चावल से रोग जो हो जाएगा वो बेरी-बेरी हो जाएगा, जो पॉलिश करके मार्केट में बेच दिए जाते हैं। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा देखिए, बात कर लेते हैं, 3 से 4% लगभग है। गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा की बात करें 7 से 8% के लगभग मानी जाती है। तो भाई गाय का दूध पियो, क्योंकि गाय के दूध में वसा की मात्रा ज्यादा है, भैंस के में ज्यादा है नहीं। और एक बात और बता देते हैं, जो भैंस का जो दूध पिया जाता है वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, तो कुछ ही कंट्री में पिया जाता है, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बाहर विदेशों में जो गाय का ही दूध ज्यादा मात्रा में पिया जाता है। क्यों पिया जाता है आज देख लीजिए, क्योंकि औसत वसा की मात्रा ज्यादा है गाय के दूध में।
महत्वपूर्ण बात करेंगे श्वसन के, कुछ उसकी श्वसन के चरण की जो परीक्षा में आते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, किसे कहते हैं? उसे कहेंगे, वो उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। श्वसन क्रिया को नियंत्रित किया जाता है पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला अम्बला गेंडा केंटा द्वारा और मानव शरीर द्वारा दर प्रति मिनट लगभग 12 से 15 बार। मानव श्वसन दर प्रति मिनट लगभग है 12 से 15 बार। और श्वसन क्रिया के पश्चात ऊर्जा का उत्पादन होता है एटीपी के रूप में। सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है कैल्विस चक्र में। अंत श्वसन तथा उच्छ्वास के दौरान किसकी मात्रा अपरिवर्तित रहती है? नाइट्रोजन की। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है एलियोली और मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगामन फूफस के द्वारा होता है, रक्त के द्वारा, ऊतकों के द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड विषुवता प्रभावित करती है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है फेफड़ा। तो ये गुणसूत्रों का वंशागत का सिद्धांत है सूट्रम एवं बोवरी। जीन अणु डीएनए की संरचना का सर्वप्रथम रेखांकित किया था डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस किक द्वारा ने। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तित है उत्पर परिवर्तन द्वारा। हरगोविंद खुराना का आविष्कार था प्रोटीन संश्लेषण हेतु सम्मानित। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संरक्षण किया था हरगोविंद खुराना ने। और राइबोजाइम्स राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम होते हैं आरएनए में। और किसी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या स्थिर रहती है? रक्त समूह के सवाल हैं, परीक्षा में आते हैं। देखिए, आधार पर रक्त समूह को कुल 4 वर्गों में बांटा गया। रक्त समूह ए, रक्त ए बी और रक्त बी और रक्त समूह ओ। ये 4 हैं जो रक्त समूह को बांटा गया चारों में। देखिए, ए बी रक्त समूह को सर्वगाही रक्त समूह कहा जाता है। ओ प्रश्न यहां से बन जाता है कि ओ रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। यानी सर्वदाता रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह को कौन से उसको रखा गया? तो ओ समूह को रखा गया है, वर्ग को रखा गया, ओ को रखा गया। तो प्रश्न यहां से बनेगा। जो प्रश्न बनेंगे महत्वपूर्ण उन्हें लेंगे। और एक प्रश्न बन जाता है सर्वगाही रक्त समूह को कहा जाता है? तो ए बी। देखिए, इसकी जो खोज की थी रक्त की, तो कोई थी लैंड स्टेनर ने की थी एवं वीनर ने। परीक्षा की दृष्टि से बात करेंगे, हृदय के रोगियों के लिए उपयुक्त तेल है सूरजमुखी का तेल। दूध में विटामिन सी का पाया जाता है, नगण्य। दूध पिलाने वाली मां का प्रतिदिन प्रोटीन आहार है 65 से 70 ग्राम। मानव सदस्य लघुत्तम कपी है गिवन। रक्त ए समूह, रक्त बी समूह और रक्त ओ और रक्त ए बी।
पसीने के माध्यम से उत्सर्जित तत्व है सोडियम। देखिए पसीने के माध्यम से जो उत्पन्न होंगे तत्व वो रहेंगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि द्वारा। अल्कोहल के निवारण के लिए उत्तरदायी अंग है वर्क। और मानव शरीर के लवणों तथा जल का ऑक्सीजन करने वाला अंग है वर्क। और सबसे अधिक विषैला उत्प्रेरक पदार्थ है अमोनिया। पियर्सन परीक्षा की दृष्टि वाले लेंगे जो परीक्षा की दृष्टि में बनते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने, संतुलन और हृदय गति नियंत्रण करने के लिए। और मस्तिष्क में सुई चुभाने पर दर्द नहीं होगा। परितप्त एवं प्यास का केंद्र है हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का तापक्रम न ही जाड़ों में घटता और न ही गर्मियों में बढ़ता है। सामान्य मानव का तापक्रम देखिए सी टेट वालों के लिए यहां से सवाल पूछ लेता है और परीक्षा में भी कि सामान्य मनुष्य का तापक्रम कितना होता है, तो 98.6 फारेनहाइट और या उससे या 37 सेल्सियस या 310 के केल्विन होता है। ये बूझ लेता है परीक्षा में। और निरागण और उल्टी का नियमन केंद्र है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। और यदि हृदय की अनुकंपित सिलाई काट दें तो हृदय की दर वही रहेगी। मानव शरीर में सामान्य तंत्र, तंत्रिका एवं अंतस्रावी तंत्र है। यदि हृदय की सारी तंत्रिकाएं सप्लाई दें तो हृदय लय के साथ धड़केगा। और अनुबंध प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया का प्रदर्शन कुत्ते पर अंडवन फेलोव द्वारा। शरीर संतुलन से संबंधित संवेदांग है अंतकर्ण। रंग भेद की दृष्टि संवेदना के लिए जिम्मेदार है शंकु। वृद्धावस्था में पाए जाने वाला सामान्य नेत्र दोष है जो फेब्रिपिया है। और निकट दृष्टि दोष मायोपियो ये अवतल लेंस से होता है। निकट दर्शी दोष जो होगा परीक्षा में बोल देता है कि निकट दर्शी दोष कौन सा है, अवतल लेंस। और दूरदृष्टि दोष जो होगा हाइपोप्रिया वो उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस और उत्तल दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस। एरेंडोनिल नामक रासायनिक द्रव्य है। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरॉन है एक तंत्रिका ऊतक की इकाई। तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के एक्सोन्स एवं डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु है। युग्मना नुबंध या सेल्फलेस। हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने पर भूमिका निभाता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। और बात कर लेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। थायरोकिन है एक हार्मोन। और थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है आयोडीन की कमी के कारण। एक प्रश्न बन जाएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा। यह भी वो भी इंपोर्टेंट है। थायराइड ग्रंथि से थायरोकिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतस्रावी हार्मोन है TSH। और वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है तो वह एड्रेनलिन। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है वह पुटिका द्वारा। अग्नाशय को पाचन के रस में उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सिग्रेटिन। इंसुलिन है प्रोटीन। इंसुलिन मधुसूदनी अंतस्रावी हार्मोन एक है पेप्टाइड प्रोटीन। इंसुलिन में धातु उपस्थित है जस्ता के रूप में। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह इंसुलिन प्राप्त होता है डेलेहलिया की जड़ों में। और मां और शिशु के बीच गले लगाने पर चूहने पर हार्मोन प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन।
निषेचन की क्रिया होती है अनवाहिनी में और स्त्री का गर्भावस्था काल होता है 266 दिन या 38 सप्ताह। कला परिवर्तनशील भ्रूण की सुकिन से रक्षा है उल्व एन मेनियान और सेटोली कोशिका पाई जाती है वृक्षण में और मानव भ्रूण का हृदय धड़कने लगता है चतुर्थ पंचम सप्ताह में। मनुष्य के भ्रूणीय विकास में प्रवस्था कम योगम मेन्ज विधल मारुला। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड लेने और ऑक्सीजन छोड़ने से होगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है तो बूझ ले तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है बैक्टीरिया द्वारा। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम है जल का अपघटन। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है और कैलोफ्लाइट में। और रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसलिए पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। ये प्रश्न भी परीक्षा में महत्वपूर्ण है। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर जाता है जाइलम टिश्यू द्वारा। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायित्व है आहार वहन के लिए। पौधों में विकास के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम। सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अधिकतम उपयोगी है सल्फर। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में और दलहनी फसलों के लिए गांठ गठन के लिए आवश्यक है ब्रोराइन। फसल लॉगिंग विधि है बोराइन और फसल लॉगिंग विधि है फसल उत्पाद के लिए पोषक तत्व और आवश्यक जानने के लिए पौधा विश्लेषण। देखिए एक प्रश्न बनता है जाता परीक्षा में, यह बनता है जेट्रोफा एक पेड़ है जो पैंगमिनिया तेल की प्राप्ति करता है ये। और इससे जो बनता है हमारा आवर्तवर्ती पादक है, ये डीजल बनाने में भी सहायक होता है। तो यह आ जाता है कंचन एवं उन्नत किस्म है आंवले का। आम की नीलम और अल्फांसो का संकर किस्म है रत्ना। काशी लैलिमा और फसल प्रजाति है भिंडी की। CO 1148 की महत्वपूर्ण प्रजाति है गन्ने की। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है टेट्रिकम डेरियम और लिटियम अम्लक्षार सूचक है लाइकेन। तुलसी के पौधे को औषधीय कारक है फिनाइल और फेनोलोवाइट। प्रोटोपादक है कंजा रतनजोत जिरेस्ट्रोवा। शरीर की अति उत्तम कच्चा माल है पावर एल्कोहल के लिए और चलगोंजा प्राप्त होता है साइकिस के बीज से। मुख्य मच्छर विकित्सक पदार्थ है नीम। देखिए नीम जो है मुख्य मच्छर विकित्सक पदार्थ है नीम और शीतल पेय जैसे कोला में प्राप्त होती है कैफीन। चाय की पत्ती में विद्यमान उत्तेजक है कैफीन। समुद्री खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन। कुट्टू का आटा प्राप्त होता है फैंगोपाइरेस ड्रम से और हिंग प्राप्त होती है तने और जड़ों के निष्कासन से। और कार्क प्राप्त होता है कर्स से और टाट का कपड़ा बनाया जाता है। मोरसी परिवार शहतूत का पौधा।
आ जाता है मच्छर। डेंगू किसके काटने से होता है? तो एंडीज मच्छर द्वारा होता है। इससे ज्वार, चिकन गुनिया, जीका ज्वार और मायरो ज्वार, अन्य ज्वार, टाइगर मच्छर, पैरों पर सफेद धारियां। तो ज्यादा लंबी क्लास को नहीं करेंगे क्योंकि ये जीव विज्ञान अभी बहुत है, तो इसकी क्लास कल फिर लेंगे एक। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और फॉलो जरूर करें, क्योंकि आने वाली क्लास आप तक पहुंच जाए। और जो प्रश्न हमने पढ़ाए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से हर परीक्षा के लिए पढ़ाए गए हुए हैं, चाहे वो कोई सी परीक्षा हो, यूपी पुलिस की हो, एसएसजी की हो, आने वाला परीक्षा एमटीएस की हो, या अदरवाइज कोई सी भी स्टेट की कहीं की परीक्षा हो, तो ये प्रश्न सभी परीक्षा में रखे हुए मिलते हैं। और कल को हमने ये ज्यादा लंबी क्लास हो जाती कई घंटे की, तो हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वही लिए हैं। अगर हम विस्तार पूर्वक इसकी थ्योरी पढ़ाते तो बहुत लंबा समय लग जाता। तो कल को भी ऐसी इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न निकालेंगे। तो चैनल देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहें तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।